दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज हम एक विषय और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। विषय है देश की उन वृद्ध लोगों की अवस्था का, जिसके ऊपर चर्चा करना आवश्यक है। हुआ ऐसे है कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं और इन लोगों को जब सैलरी मिलती थी वो काम पे थे तब, और जब वो रिटायर्ड हो गए तब उनकी सैलरी मिलना बंद हो गया। स्वाभाविक तौर पर उनकी सैलरी से काटे जाने वाली रकम प्रोविडेंट फंड में जमा हो गई और उनको ये अपेक्षा थी कि आयुष्य का निर्वाहन करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत रकम मिल जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। आज उम्र की ढलान पर, उम्र के अंतिम पड़ाव में, मैं बहुत ही जानबूझकर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जीवन के अंतिम पड़ाव में जीवन यापन करने के लिए आज वो दूसरों के ऊपर निर्भर है, मोहताज है पाई पाई के लिए। उन्हीं लोगों के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है और ये आंदोलन महाराष्ट्र के बुल्ढाना से शुरू हुआ। आज पूरे भारत भर में इस आंदोलन की धधक पहुंच गई है। उसी के प्रमुख, उसी के इस आंदोलन के चलाने वाले कैप्टन, माफ कीजिएगा, राउत साहब अपने साथ है, अशोक राउत साहब। अशोक राउत साहब का आपके साथ परिचय करके देने से पहले मैं एक विशेष बात बताऊंगा। बिल्कुल। इनका पूरा नाम अशोक राजाराम राउत है। अब कुछ याद आया होगा आपको कि एक और व्यक्ति है संजय राजाराम राउत, और आपको ऐसा लगेगा शायद कि इन्हीं से कुछ कनेक्शन है क्या। जरा कृपया आप ही इसको जरा स्पष्ट कर दीजिए, कुछ लोगों के मन में शंका ना रहे। मैं कुछ लोगों को ही नहीं, सभी को और आपको भी ये बताना चाहूँगा कि अशोक राजाराम राउत और संजय राजाराम राउत इनका कोई भी संबंध नहीं है, सिर्फ नाम का संबंध है। अब मेरे हाथ में होता तो मैं अपना नाम बदल लेता या उनका बदल देता, इतना ही कहना चाहता हूँ। बस ये थोड़ा सा मजाक हो गया, लेकिन गंभीर बात यह है कि इस आंदोलन की शुरुआत आपने की थी ईपीएफ के लिए, पेंशन मिलने के लिए। तो क्या ये आंदोलन आज किस स्थिति में है, आपको लगता है कि क्या व्याप्ति है इस आंदोलन की? पहला यही सवाल पूछूंगा। देखिए सर, ये जो आंदोलन है ये भारत के संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का है। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो, कारपोरेट सेक्टर हो, जितने भी भारत के उद्योग है एक्सेप्ट फॉर जो शासकीय सरकारी प्रशासकीय कर्मचारी है डायरेक्टली, उनको छोड़ के बाकी संपूर्ण भारत का उद्योग समूह इसमें आता है। इसमें 75 लाख लोग रिटायर्ड है। इसकी व्याप्ति समझिए, 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसका अंशदान करके इस स्कीम के मेंबर है, जिसको हम EPS 95 एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 कहते हैं। और पूरे भारत का उद्योग समूह का जो आंकड़ा है वो है 19.33 करोड़। ये लोकसभा के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, और वैसे भी पहले 2 आंकड़े तो EPFO के भी है। तो इतने बड़े क्षेत्र के लोगों का जो जीवन यापन का प्रश्न है, अब उन्होंने हर महीने पैसे भरे हैं, अपने पेंशन के लिए हर महीने पैसे भरे हैं। और पैसे कितने भरे हैं? पहले 417 भरते थे हर महीने, फिर 541, अभी 1250 2014 से। तो इतने पैसे भरने के बावजूद जब आप नॉर्मल पोस्टल का हिसाब देखोगे, RD का, रिकरिंग डिपॉजिट का, तो हर आदमी के सरकार के पास तकरीबन और या ज़्यादा 20 लाख रुपए हैं। तो मैं अपने 20 लाख रुपए सरकार के पास जमा, बस 2014 का ही गणित दिया जाए, 2014 से ही गणित लगा दिया जाए तो कम से कम हर साल 14,000 रुपए जमा हो रहे हैं। हर साल 14 नहीं, और 10 साल में 1,40,000 रुपए 14 से ही जमा है, उसके पहले के कुछ और नहीं। मैं RD का हिसाब बता रहा हूँ। जैसे मैं 550 रुपए का एक आप कॉमन हिसाब लीजिए। 1995, वैसे तो 71 से ये लोग पैसे भरते हैं, लेकिन 1995 से 30 साल का आप हिसाब कीजिए एवरेज, कि मैं हर महीने पोस्ट में 550 रुपये डालूं। अब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी होगा, क्योंकि मेरा पैसा तो उसका भी तो कुछ इंटरेस्ट होगा ना, तो ये सब मैं जब भरूं तो 20 साल के बाद
30 साल के बाद मेरा तकरीबन 20 लाख रुपए सरकार के पास आराम से जमा हो जाता है हो जाता है। अब ये 20 लाख रुपए के एवज में मुझे क्या क्या मिलना चाहिए? अगर बैंक में होता तो मेरा 20 लाख वापस मिलता, मुझे 20 लाख का इंटरेस्ट मिलता, जब मैं पैसे निकालता पूरा पैसा मिल जाता। यहाँ पर आपके 20 लाख गए, वो वापस नहीं आने वाले। ये निर्णय हुआ है 2008 में, निर्णय लिया गया कि रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं होगा, तो हमारा जो भी असल था, मूल था, मुद्दल था, वो चला गया, ख़त्म हो गया। और जो उसके एवज में मुझे 15,000 रुपये कम से कम मिलने चाहिए ब्याज के तौर पे, वो भी नहीं मिलते। आज पूरे हिंदुस्तान में एवरेज पेंशन है 1,171 रुपया। तो 1,171 रुपया आप मुझे 60 साल की उम्र में देके ये कह रहे हो कि तुम और तुम्हारी बुढ़िया 1,171 रुपये में जियो और आपको कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू नहीं होगी। जैसे येलो राशन कार्ड होगा, घर होगा, ये होगा, ये कुछ भी आपको लागू नहीं है क्योंकि आप पेंशनर हैं। ये मैं इस बात के तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन लोगों का, सरकार ध्यान देती है या नहीं देती है पता नहीं है मुझे। मैं तो हमेशा कहता हूं सरकार सरकार होती है, चाहे वो मोदी की हो, मनमोहन की हो, इंदिरा की हो या महाराष्ट्र के में किसी और मुख्यमंत्री की, सरकार सरकार होती है। मैं उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जो अपनी पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमने सरकार का काम किया है और सरकार हमें पैसे जीवन यापन के लिए जीवन भर आजीवन देने चाहिए। याद रखिए, आपने जितनी सेवा की है उतनी ही सेवा प्राइवेट सेक्टर का आदमी भी करता है। उल्टा ये बात और है कि वो अपने पेंशन के लिए कुछ पैसे अपनी ही तनख्वाह से निकालकर सरकार की तरफ देता है, लेकिन उसे पेंशन नहीं मिलती है। राउत साहब जो कह रहे हैं 1,171 रुपया एवरेज, जरा जी कर देखिए 1,171 रुपए में होता है क्या? आप सरकार तक कहां तक पहुंचे हैं? क्या हो रहा है? क्या सरकार भी सिर्फ उसी वाक्यों पर चल रही है? जरूर होगा। देखिए सर, हमने पूरे हिंदुस्तान में इतने आंदोलन किए हैं, आज वृद्ध लोग रास्ते पे उतर आए हैं। उनको भी लगता है कि मेरी एक जिंदगी है और मैं वो डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ ना जी पाऊं तो मेरे जीने का फायदा क्या है? और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जबकि आपने सही कहा, वो जीवन के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन मेरा अंतिम पड़ाव मेरी मजबूरी ना हो, मैं स्वाभिमान से जीऊँ, इसके लिए हमने बहुत आंदोलन किए। बहुत गली मोहल्ले से लेके दिल्ली तक, रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, यू नेम इट, हर जगह हमने आंदोलन किए। परिणाम ये स्वरूप हम कई मंत्रियों से मिले, वो तो बात और है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार चर्चा के लिए बुलाया और वो भी वॉलंटियरली बुलाया। मतलब उन्होंने देखा, उनको भी कुछ इनपुट्स होंगे कि ये लोग कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए। कुछ तो इनपुट्स उनको होंगे, या हमारे त्याग की या किसी की कल्पना उनको होगी। उन्होंने बुलाया, आदरणीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से हम मिले। दोनों बार हमारी तकरीबन आधा घंटा चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी। मैं बात कर रहा था, 3 फुट के अंतर पे वो सुन रहे थे। मेरे कलीग्स थे, हेमा जी थी, और उनके आंखों में नमी थी। यहाँ तक सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने कहा ये मुद्दा बिल्कुल सही है, ये काम होना चाहिए। और उन्होंने तुरंत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ के राज्य मंत्री, उनको बुलाया और कहा डॉक्टर साहब इनकी मांगे लिख लो, ये काम हमें करना है और ये लिख लो आप, और इसका तुरंत इस पर कार्रवाई हो। यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं पहली बार इतने बड़े ऑफिस में, इतने बड़े इंसान के सामने, इंसान क्या हो तो बहुत ही बड़े हैं, तो उनके सामने मैं गया था, तो मैं भी आश्चर्यचकित हुआ। 1 घंटे में उन्होंने पीएमओ के पूरे IAS अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, हमारे सामने मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है कि कमांडर साहब बहुत मेहनत कर ली, अब जाओ आप घर, आराम से सो जाओ। नाउ योर प्रॉब्लम इज आवर प्रॉब्लम। नाउ प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स दिस इज टू बी डन, इट विल बी डन। इस घटना को आज 3 साल से ज़्यादा हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये मैं बड़ी खेद के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री जी से मिले
तो उन्होंने ये कहा कि मैं व्यथित न हो, मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, मैं आपका काम करूँगा। ये उन्होंने कहने के बाद हम निश्चिंत हो गए। लेकिन हमने कहा हाथ जोड़ के, तो 5 अगस्त थी 2021 की, तो हमने कहा सर फिर 15 अगस्त में आप डिक्लेयर कीजिए। तो बोले ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस होने दीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है, तो ये जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक जो लिथार्जी है, जो इनर्शिया, जो जड़त्व है, वो शायद हमारे बीच में आ रहा है। आई एम सीइंग कि मैं देख रहा हूँ वहाँ पॉलिटिकल विल है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक साइक्लोस्टाइल जो उनका काम चलता है, अभी भी हम पत्र लिखते हैं तो 10 साल पुराना साइक्लोस्टाइल भेज देते हैं। तो इसको देखिए, आज मोदी जी एक बहुत बड़े नेता हैं, विश्व के नेता हैं, और हमारी भी उनके ऊपर श्रद्धा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपका काम करूंगा। तो बीच में कौन ब्यूरोक्रेट है जो काम नहीं कर रहा है? उसको लात मारने की शक्ति पॉलिटिशियन के अंदर होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट एक घोड़े जैसा है, उसमें घुड़सवार पक्का बैठना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा बीच में रोक के जी। सरकारी कर्मचारी आमतौर पर जो काम करते हैं ना, वो 33-35 साल तक की सर्विस उनकी होती है, और 2 ही शब्दों पर वो काम करते हैं। 2 ही शब्दों पर सरकारी कर्मचारी अगर अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा तौर पर करता है, अधिक तौर पर करता है, 2 ही शब्दों पर। एक होता है देखता हूं, और दूसरा होता है देख कर बताता हूं। ना कभी देखते हैं, ना कभी बताते हैं, ना कभी बताने की स्थिति आती है। कर्नल साहब की शब्दों में तो ये झलक रहा है कि प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति है, वो करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या आपको आज भी आशा है कि अब बिना आंदोलन के होगा? और नहीं होगा, क्योंकि अभी ये सरकार भी इस स्थिति में है कि अभी 2024 के बाद प्रदेश की सरकार नहीं आने वाली है। शायद वही सरकार फिर आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं है, लेकिन नई सरकार इस देश में आने वाली है। 24 में इस सरकार खत्म हो जाएगी। क्या यही सरकार करेगी या मोदी 3.0 में होगा, ऐसा आपको लगता है? क्या हो सकता है? देखिए, हम तो गरीब भी है, लाचार है, वृद्ध है, पैसे हमारे पास नहीं, आरोग्य हमारे पास नहीं। करुणा, कंपैशन, यही हमारे आंदोलन का हथियार है। हम कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हम किसी को बंद नहीं कर सकते, हम पुकार लगा सकते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में बहुत सही कहा था कि ये आर्तता हमारी एक प्रकार की हमारी एक वेपन है, शस्त्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है, तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा, और इसी सत्र में होगा, इसी सत्र में वो होना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ, आप भी जानते हैं कि आंदोलन कोई विरोध नहीं होता है, आंदोलन ये विरोध भक्ति होती है। जैसे नामदेव ने विट्ठल को कहा था कि आके मेरे साथ बैठ, मेरे साथ खाना खा, तब मैं मानूंगा तू भगवान है। तो ये हमारी शक्ति है, और हम यही करने वाले हैं कि हमने अब लेटर हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट को, सितंबर तक अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम रास्ते पे उतरेंगे, और फिर जो भी होगा वो भयंकर होगा। हो सकता है हम आपका नुकसान न कर पाए, लेकिन हम अपने आप का इतना नुकसान कराएंगे जो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि वृद्धों का श्राप भी जाया नहीं जाता और उनका वरदान भी जाया नहीं जाता। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, पर यह संघर्ष किसी एक को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होगा। यह संघर्ष अपने आप को यातना पहुंचाने के लिए होगा। दोस्तों, यह भावना भी कितनी अजीब है ना। थोड़ा सा पानी आ भी जाता है कि अब याचना नहीं रण होगा। वह व्यक्ति कह रहे हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, वह व्यक्ति कह रहे हैं जिनको अपने जीवन यापन के लिए अपने ही पैसों में से कुछ हिस्सा हर महीने चाहिए। क्या मांग है उनकी? मेरे पैसों का ब्याज मुझे दे दो, बस इतना ही चाहिए। और क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? कि उनकी जिंदगी कुछ आराम से गुजर सके। बहू बेटे या बेटियों के सामने हाथ फैलाकर बच्चे मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, ये मांगने की नौबत ना आए। जिसने इनको संभाला है,
अपने 35 साल के करियर में अपने बेटों को बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, काबिल बनाया है, उन्हीं के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आए, इसीलिए वो अपना हक मांग रहे हैं। क्या सरकार उनको हक देगी या संघर्ष बड़ा भीषण होगा कहकर हमारे ही बड़े लोग रास्ते पे उतरकर खुद को ही यातना पहुंचाए? और जब ऐसी यातना हमारी पहली पीढ़ी खुद को पहुंचाएगी तो दर्द तो होगा ही ना। शायद इस दर्द की पहचान सरकार कर ले। मोदी जी ने तो इसकी पहचान कर ली है। प्रशासनिक व्यवस्था में जो कुछ भी व्यवधान उत्पन्न हुए हैं उनको दूर करके तुरंत इस विषय का निपटारा कर ले। बहुत बहुत आभार राउत साहब आपका। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जी करिए, इफ यू डोंट माइंड। देखिए, सरकार श्रमयोगी मानधन योजना में 100% योगदान करती है। अगर मैं 100 देता हूं तो सरकार 100 देती है। एनपीएस में सरकार का 14% अनुदान होता है और हमारे स्कीम में सरकार का 0% कंट्रीब्यूशन है। 1.16 है जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है। तो ये सौतेला व्यवहार सिर्फ हमारे साथ क्यों है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एमपी एमएलए को 4-4 पेंशन मिलती है, कहाँ से पैसा आता है? उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया? धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वृद्धापकाल की पेंशन में, पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वृद्धापकाल की पेंशन में किसी का कंट्रीब्यूशन है? पुलिस के कुत्तों को पेंशन है, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। पेड़ों को पेंशन शुरू हो गई है, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये क्या मजाक है भाई? जिस देश के वृद्ध ने पैसा जमा किया, हिसाब तो करो। हिसाब भी नहीं करोगे और बोलोगे ऐसे ही मरोगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारी ज़िंदगी एक बार है, ये मेरा भी देश है, मेरे बाप का देश है, और ये देश बनाने में मेरे बाप का भी श्रम है, मेरा भी श्रम है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि न्याय हो। हम ये नहीं चाहते, पैसा इनके पास पैसा है, 8.5 लाख करोड़ आज इनके पेंशन फंड में है हमारे। 8.5 लाख करोड़ हर साल जो कंट्रीब्यूशन आता है 1 लाख करोड़ आता है। अगले साल इसी वक्त 9.5 लाख करोड़ प्लस ब्याज, दोनों का मिला के ब्याज करीब 90,000 करोड़ आता है। और हमारी मांग ब्याज के एक पोर्शन से पूरी हो सकती है। फिर वेयर इज द डिले? कहाँ नहीं, क्यों नहीं हो रहा हमारा काम? तो ये कहने के लिए हमारा पैसा हमें लेने के लिए इतनी अगर शिद्दत से लड़ना पड़ता है, तो फिर ये बाकी लोगों को फ्रीबीज क्यों है? हमारे पैसे से है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ। इस व्यवस्था से आपके ज़रिए मैं सभी लोगों की हमारी जो फरियाद है, मैं चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी तक, ये पूरी व्यवस्था तक, जो भी इसके कर्ता धर्ता है उन तक पहुँचे और हमें न्याय मिले। ये मेरी प्रार्थना है। बहुत मतलब नम्रता से है, लेकिन जब हम लड़ेंगे तो फिर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात भी सच है। धन्यवाद।